नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे हिमाचल के संकल्प की। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए 11 कमिटमेंट हमारी पार्टी के हैं। बीजेपी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने और इसके लिए समिति बनेगी, इसका वादा किया है। वहीं किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 3,000 अतिरिक्त देने और 3.8 लाख नौकरी के अवसर पैदा करने की बात भी इस दौरान संकल्प पत्र में कही गई है। सभी गांवों को पीएम ग्रामीण सड़क से जोड़ा जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी शक्ति कार्यक्रम में 12,000 करोड़ खर्च करेगी और इससे धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द को डेवलप किया जाएगा। इससे पहले कल कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू कर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेब में पैसा डालने का कार्य करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। घोषणा पत्र में जनता से कई तरह के वादे कल कांग्रेस ने किए। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी फैसला किया जाएगा। तो पहाड़ों और शांत वादियों के लिए मशहूर इस राज्य में फिलहाल क्योंकि अब इलेक्शन है तो सियासत गरमाई हुई है। दरअसल यहां भी राजस्थान की तरह हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो इस परंपरा को तोड़े और दोबारा हिमाचल में सरकार बनाए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ नेता कांग्रेस जयकरण वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वर्मा जी, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। युवाओं और किसानों को सशक्त बनाया जाएगा, बागवानी को मजबूत किया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कई और वादे हिमाचल की जनता से किए गए हैं। इस घोषणा पत्र पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, ये जनता को एक जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। एक मजाक उन्होंने उड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार चल रही है, देश के कई प्रांतों में उसकी सरकार है। उसने अपने घोषणा पत्र में आज तक एक भी वादे पूरे किए हो तो आप बताने का काम कीजिएगा या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने का काम। जब उन्होंने रोजगार की बात की थी तो 1,000, 2,000, 10,000, लाख की बात नहीं की थी। उन्होंने करोड़ों करोड़ नौकरियां देने का काम किया था। लेकिन आज देश में रोजगार की क्या स्थिति है आपके सामने है। उन्होंने किसानों की आय पूरे देश में 2022 में दुगनी करने की बात की थी। आज किसानों की दुर्दशा क्या है, दशा क्या है, आपके सामने है। आप देख रही होंगी कि पूरे देश में भाईचारा और रोजगार ये सब नष्ट हो चुका है। मोदी सरकार, मोदी के मंत्री, मोदी के जो भी मुख्यमंत्री है वो देश में बनी संस्थाओं को बेच बेच करके वो अपने आप पार्टी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका संकल्प पत्र नहीं है, ये गरीबों, किसानों, मजलूमों, जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके जख्म पर नमक छिड़क करके ये दोबारा उनको ताजा घाव देना चाहते हैं, दोबारा उनको दर्द देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर है वहां पर पुरानी पेंशन का अगर जो कांग्रेस ने वादा किया है तो पुराने पेंशन उन्होंने लागू करने का काम किया है। पशुपालकों के लिए जो उन्होंने कहा है तो भूपेश बघेल जी वहां पर प्रभारी हैं। भूपेश बघेल जी ने वहां पर गोबर और गौमूत्र से लेकर के किसानों के लिए जो सुविधाएं दी है वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी इस देश को सजाने संवारने के लिए हर वो काम करना चाहती है कि जो हमारे देश को सजा वर्मा जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो जवाब ले लिया जाए। आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो जवाब ले लिया जाए। जी जी।
राजेश जी, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये संकल्प पत्र नहीं है बल्कि नमक जो है वो छिड़कने का काम आपने किया है और जो भी आपने वादे किए वो अभी तक अधूरे हैं, पूरे नहीं किए गए हैं। नया संकल्प पत्र जारी कर दिया गया, पिछले वादे पूरे नहीं हुए, आरोप है आपके ऊपर। चलिए राजेश जी, शायद कोई तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। जयकरण जी, अभी जिस तरीके से आपने यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र अपना जारी किया है, जो घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन इससे पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें जो वादे किए गए थे वो अभी भी अधूरे हैं। लेकिन आप ये बताइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे हिमाचल में तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि 2012 में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। जयकरण जी। हाँ रेशु जी, देखिए प्रधानमंत्री जी की बात को अब जयकरण वर्मा ही नहीं पूरे देश की जनता अब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब 15 लाख देने की बात कही तो मोदी जी ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, जुमला है। मोदी जी ने जब तरह तरह के वादा किए कि हम इस देश को बहुत तरक्की पे ले जाएंगे, किसानों को आय दोगुनी करेंगे, फिर उन्होंने काला कानून ला करके देश को मूर्ख बनाने का काम किया, देश को काला कानून देने का काम किया। आज देश का बहुत बड़ा वर्ग मजदूर है जो कभी आपने देखा होगा कि गरीबी में वो सुख व्यक्त करता था, आज वो आत्महत्या सबसे ज्यादा इस देश का मजदूर कर रहा है। मोदी जी के भाषणों से देश अब नहीं चलने वाला है। हम निवेदन करना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आप भाषणों से नहीं, इस देश को यहाँ के नियम कानून और उद्योग और व्यवसाय और अच्छी व्यवस्थाएं दे करके इस देश को सजाने संवारने का काम कीजिए मोदी जी। अब आपके जुमलों में यहाँ की जनता नहीं फंसने वाली है। रही बात हिमाचल की जनता, तो हिमाचल की जनता आपसे ठगी महसूस इसलिए कर रही है कि आपकी चल रही सरकार ने आज तक कुछ नहीं करने का काम किया। आज आप दौड़ दौड़ करके गुजरात से जाकर के अमित शाह जाते हैं और लंबी लंबी बात करते हैं, तो लंबी बात में जनता नहीं आने वाली है। वर्मा जी, चलिए ठीक है, आपकी बात से सहमत है। यहाँ पर राजेश सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है कोई तकनीकी समस्या है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जो ये अपना घोषणा पत्र कल जारी किया है, आपको लगता नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र जब जारी किया जाता है तो आप सोचिए मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की अगर बात की जाए तो क्या किसी को उस दौरान मौजूद नहीं होना चाहिए था? इसको लेकर भी लगातार अब बीजेपी हमलावर हो रही है। नहीं रेशु जी, देखिए रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी में इस देश भर में दो लोग हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। उनके अलावा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर जो मोदी जी के कैमरे के सामने आ जाता है तो उसको बड़े ही तिरस्कार करके उसको किनारे कर दिया जाता है। ये तो नेता है, अगर जो कोई पंडित पुजारी और महंत भी उनके सामने कैमरे के साथ आ जाता है तो उसको किनारे का। आज भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की पार्टी बनकर रह गई है। आज बहुत से बड़े बड़े नेता अपने आप के ऊबन महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनको डर है। उनको डर इस बात का है कि मोदी और अमित शाह, इनके पास राजनीतिक चाल और चरित्र नहीं है, ये बदला लेने की बात करते हैं। इनके पास बादशाह वाली रवैया है, शहंशाह वाली रवैया है, जिससे इनके दल के भी नेता डरे सहमे हुए उस दल में पड़े हुए हैं। अब देखिएगा, जब भी ऐसा दिन कोई आएगा जब उनको लगेगा कि मोदी और अमित शाह हमारे ऊपर चाबुक नहीं चला सकते, तो सारे लोग अपनी अपनी बात लेकर के सामने आने का वो काम करेंगे। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। राजेश जी, आपने सुना होगा कि किस तरह से गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कांग्रेस ने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस तरीके से भाषण देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ भाषणों से अब काम नहीं चलेगा, जनता को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए ऋतु जी, ये कांग्रेस की गलती नहीं है। कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो नजर आ रही, क्योंकि हम लोग बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं होना चाहते थे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की जनता ने जिस प्रकार अपने हृदय में बसा लिया है और लगातार 2014 के बाद से जिस प्रकार विकास कार्य हो रहा है
और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे प्रधानमंत्री जी लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस में बौखलाहट है। और बौखलाहट क्या है? क्योंकि इन लोगों का जो चाइना प्रेम था तो वो सबके सामने है। पहले ये लोग जो षड्यंत्र करते थे तो सोशल मीडिया था नहीं और ये न्यूज चैनल थे नहीं, तो इनके जितने भी षड्यंत्र था वो जनता के सामने आ नहीं पाता था। अब इनका सारा षड्यंत्र जनता के पास आता है और जनता उसको देख रही है कि किस प्रकार जब हमारे सैनिक डोकलाम में चाइना के सैनिकों के साथ दो दो हाथ कर रहे थे तो ये लोग वहां के इन्वेस्टर से गुफ्तगू कर रहे थे। तो इनका जो चाइना प्रेम है और ये जो देश विरोधी ताकतों के साथ जो उनको प्रमोट करने का ये लोग काम करते हैं, इससे इन लोगों में खलबली मची हुई है। और ये तो खुद ही चुनाव को लेकर, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव है ऋषु जी, चाहे ये गुजरात का चुनाव हो, इसको तो राहुल जी खुद ही लेकर के सीरियस, उनको खुद ही मालूम है कि हम कहीं चुनाव में ठहर नहीं रहे हैं, इसलिए न तो हिमाचल जा रहे हैं और न ही गुजरात जा रहे हैं। तो ये तो इनके जो मुखिया है जी, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं वर्मा जी। वर्मा जी, आपने सुना होगा कि चुनाव को लेकर आप लोग सीरियस हैं ही नहीं, ना कोई हिमाचल में पहुंच रहा है ना कोई गुजरात में पहुंच रहा है। हिमाचल में अगर कोई नजर आ रहा है तो इकलौती प्रियंका गांधी, उसके अलावा तो कोई और नजर आ नहीं रहा है। ठीक कह रहे हैं रेशो जी, भारतीय जनता पार्टी का मानना भी ठीक है। देखिए कि कांग्रेस पार्टी हर समय चुनाव जीतने के लिए ही देश को बर्बाद नहीं करना चाहती। चुनाव जीतना अलग चीज है, लेकिन देश को सजाए और संवारे रखना ये अलग चीज है। आज भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब अपने दफ्तर में बैठे हैं और जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, चाहे वो गृह मंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, वो प्रचार मंत्री के रूप में दिखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कम दिखते हैं। जहां चुनाव होता है वहां उपस्थित रहते हैं, होना भी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, भारतीय जनता पार्टी के नाते वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द की गरिमा को तार भी नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन उसको उन्होंने किनारे करके, जब आपने देखा होगा आप खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितना बड़ा पद होता है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी आप प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कह रहे हैं, क्या यह जायज है? कह रहे हैं रोशू जी, इसलिए रोशू जी कह रहे हैं कि जिसके घर में, जिसके आंगन में, जिसके परिवार में सैकड़ों लाशें पड़ी हो और वो नेता 24 घंटे भाषण देता रहे, कुत्ता कितनी बार कूदता है, कौन सा कर्तव्य दिखाता है वो देखता रहे, चश्मे टोपी लगा करके घंटों घंटों उसके कर्तव्य को देखता रहे, तो उसको प्रचार जी भी नहीं, प्रधानमंत्री कहना थोड़ा से प्रधानमंत्री शब्द को कम करने जैसा है। दुख होता है कि माननीय मोदी जी, आपने बहुत लुभावने भाषण दिए, आपने तो भाषण दिया था। अगर जो हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और मोदी जी अमित शाह में, तो उनको वोट मांगना चाहिए नोटबंदी पर। अगर जो हिम्मत है तो उनको वोट मांगना चाहिए काले कानून पर, उनको वोट मांगना चाहिए जीएसटी पर, उनको वोट मांगना चाहिए करोड़ों करोड़ नौकरियां पर, उनको वोट मांगना चाहिए किसानों पर। लेकिन इस पर उनका कभी भाषण आपने सुना हो तो बताइएगा। ये वो लोग हैं नमक छिड़क करके, घाव ताजा करके, आवाज को जब इनकी चिल्लाहट जनता की होती है, जब चिल्लाते हैं जनता तब इनको खुशी महसूस होती है, जब लाश दिखाई पड़ती है तो ये खुश होते हैं, जब खून दिखाई पड़ती है तो इनको होली नजर आती है। दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और आज पूरे देश की जनता इनके रीत और नीत से दुखी है। राजेश जी, हिमाचल में आप समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर पहले लागू कर दीजिए, इससे अधिक मजबूत संदेश जाएगा। ऋषि जी, सरकार का हमारे हिमाचल में भी है और चीजें तैयार किया जाता है ना, पहले तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है और जो राज्य उससे काबिल बनता है उसमें लागू करने की बात की जाती है। अगर मैं जयकरण जी के बातों का जवाब दे दूं ऋषि जी, सबसे पहले तो ये जो लाशों की बात कर रहे थे, ये शायद भूल गए कि भोपाल गैस तहसील में कितने लोगों के लाशों पे उन्होंने राजनीत किया था। 1984 के दंगे में कितने लोगों का खून इन्होंने बहाया था। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी देश की और जो उनके मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 1970 में जब दंगा हो गया था, वहाँ की जनता ने जाकर के उनसे कंप्लेन किया कि मुख्यमंत्री अपने घर में सो रहे थे और वहाँ पे गुजरात में सड़कों पे लोग मर रहे थे, तो उनको उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। तो लाशों की राजनीति कौन करता है? ये तो कांग्रेस से कोई सीखे।
हम लाशों को राजनीति नहीं करते हैं ऋषु जी। ये आपदाएं आती रहती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती है और बहुत सारी आपदाएं ऐसी आती रहती है, उससे राजनीति नहीं करना चाहिए। तो आप मोरबी हादसे को आपदा मानते हैं? हम ऋषु जी वही तो बात कर रहे हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोगों की जान गई थी। सर भोपाल गैस त्रासदी की बात ही नहीं कर रहे, अभी ताजा मामला तो मोरबी का है ना। आप उसको आपदा मानते हैं? आप ये बताइए ना कि एक बैच में, सर सुन लीजिए, एक बैच में सिर्फ 20 से 25 लोगों को जाने की इजाजत थी और उसके लिए बकायदा टिकट भी है, तो कैसे इतने सारे लोग अंदर चले गए? कैसे 400 से 500 लोग एक साथ अंदर जा सकते हैं जब बकायदा टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता है? बिल्कुल ऋषु जी, ये तो बहुत दुखद बात है ना। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गुजरात में क्या किसी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए? एक भी व्यक्ति अगर देश का जाता है तो उससे हमारा प्रधानमंत्री जी का पूरे देश का हृदय करवा के बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जांच करें। ये जो भी दोषी तो जिम्मेदारी लीजिए ना, जिम्मेदारी लीजिए, साहस करिए इसका। ऋषु जी, प्रधानमंत्री खुद गए घायलों से मिलने के लिए। कौन सा प्रधानमंत्री गया था? वो प्रधानमंत्री जी खुद गए, लोगों से मिल रहे हैं। उसमें जो भी जिम्मेदारी जिनकी है, जो जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके कार्रवाई किया जाएगा। तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। ऋषु जी गए कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल गए, लोगों से मिले, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन ऋषु जी, चलिए कुल मिलाकर वैसे जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने मेरा पूरा सवाल घुमा दिया। जयकरण वर्मा जी, बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का जो वादा किया है, बहुसंख्यक समाज में इसकी मांग भी है, इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? नहीं रेशु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा इतना निवेदन है, मोदी शाह जी से इतना निवेदन है कि वो अपने देश के नागरिकों को रोटी कपड़ा और मकान देने का काम करें। उनके बस की और कुछ है नहीं। हम इस देश में हमारे पेट को रोटी और कपड़ा मिल जाए, तन को कपड़ा मिल जाए, इतना ही हम समझेंगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि भारत देश में जिंदा हूं। कल ये भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है, अभी इनके नेता सदन में भाषण दे रहे थे कि उस प्रधानमंत्री की बड़ाई हम क्यों न करें, उसके लिए हम पाठ क्यों न करें जो 80 करोड़ जनता को फ्री में भोजन कराती है। और परसों भाषण दे सकते हैं मोदी जी आकर के कि मेरे देश में आपको जिंदा रहने के लिए भोजन मिलता है, कि यह मामूली बात है। तो इस देश में या हमारे मोदी जी के सरकार में कोई कानून लाना ना लाना ये बात की कौड़ी है। पहले हम लोगों को चाहिए, हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि देश में हमें जिंदा रहे, भाईचारा हमें जिंदा रहे, हम सुरक्षित रहें, हमारे बहन बेटियों की शादी भी हो पावे, हम कैसे उनके हाथ पीले कर पावे, हमारे भाई बेटों के हाथ में रोजगार कैसे होगा, वो अपनी मोटरसाइकिल में तेल कभी भरा पाएगा नहीं भरा पाएगा, उसकी जेब में 10 रुपए हम देने की हैसियत में है कि नहीं है, हम इस पर तरस रहे हैं। बाकी तो ये कानून लाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये वही कानून लाएंगे जिससे हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा मिले, ये वो कानून लाएंगे जिससे संघ की जो रीत नीति है, जो हमारे देश को 100 साल पीछे जा करके जीवन जीने को मजबूर करती है। मोदी शाह के पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं। बिल्कुल राजेश जी कुछ बातें तो बिल्कुल सही है, कुछ बातें तो बिल्कुल सही है। आपके चुनावी वादे विकास की कसौटी पर इतने खरे नहीं है जितने भावना के आधार पर हैं। साथ ही आपने रेवड़ियों का लालच भी दे दिया है। शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से धार्मिक भावना का कार्ड खूब खेला है आपने। देखिए ऋतु जी, जिनसे अपनी पार्टी ही नहीं संभल रही है, वो कांग्रेस से कौन निकल के जा रहा है और कहाँ जा रहा है, इनको खुद जो है ये निकले भारत यात्रा, जो मतलब भारत के लोगों को जोड़ने के लिए। सर मेरे सवाल का जवाब आप कहाँ गायब कर देते हैं? मेरे सवाल का जवाब आप कहाँ गायब कर देते हैं? ऋषु जी, हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए ऋषु जी, आजाद भारत के इतिहास में किसानों को अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए अगर किसी ने कैश में दिया तो पहली बार वो मोदी जी की सरकार ने दिया। इसके पहले किसी सरकार ने हिम्मत जुटा पाया था देने के लिए। और जहां तक किसानों की बात होती है, सबसे अधिक बजट आवंटन जो है वो भाजपा सरकार ने किया। हिमाचल में जितना विकास हमारी सरकार ने किया, आप ये समझिए कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बारिश में जो रोडें पहले बनती थी वो या तो बह जाती थी या कंक्रीट में चलने के लायक नहीं रहती थी। अच्छा, इतना विकास आपकी सरकार ने किया सर, इतना विकास आपकी सरकार ने किया तो इतनी सारी घोषणाएं करने की जरूरत क्या पड़ी फिर? तो समय पे जिस प्रकार से विकास होता जाता है, सरकार जो पुरानी चीजें पूरी नहीं हुई उसी को लेकर तो घोषणा की गई है ना फिर।
रिशु जी कि एक बार फिर से मौका दे दीजिए। नहीं, रिशु जी मौका दे रही है और फिर हम वापस लौट करके आ रहे हैं। दूर दूर तक कोई हमारे सामने नहीं है हिमाचल प्रदेश में। हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों को पसंद कर रही है। जिस प्रकार से हमने सेवों का ब्रांडिंग किया, सेवों की मार्केटिंग किया, सेवों का एक्सपोर्ट किया, उसके बाद जिस प्रकार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जिस प्रकार हमने रोडों पे काम किया, 9 किलोमीटर जो अंडरग्राउंड रोड हमने बनाया है, और जिस प्रकार सीमा से सटे प्रदेशों को देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है या सीमा से सटे प्रदेशों की बात है, भारतीय जनता पार्टी उस प्रदेशों पे बहुत ही ज्यादा बजट देती है। वर्मा जी, राजेश जी कह रहे हैं कि इनकी सरकार बन रही है, फिर तो आप तो फालतू में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो साफ तौर पर कहना है कि सरकार तो हमारी बनेगी। नहीं रिशु जी, देखिए राजेश जी का जो कहना है वो उनकी मजबूरी है। देखिए जब मुद्दों पर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी सवाल नहीं दे पाएगा। ये राजेश भाई की गलती नहीं है, क्योंकि सरकार में सरकारों की गलती है कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर जो सरकार इतनी ही काबिल होती, इन्होंने इतना विकास किया। आपने अभी देखा कुछ मोदी जी के गृह राज्य में जो 2 करोड़ रुपए की लागत से मेंटेनेंस अगर जो पुल का नहीं करवा सके, सैकड़ों जाने चली गई जिस प्रदेश में, उसकी तो देख रेख कर नहीं पाए, अपने घर आंगन परिवार में नहीं कर पाए, तो देश का विकास क्या करेंगे। ये मुबारक हो मोदी जी को, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हम जान लेकर कोई पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना कांग्रेस की आदत नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए मोदी सरकार ने जो भी आज तक करने का काम किया है, उनका शुद्ध और शुद्ध, मैं फिर आपसे कहता हूं कि जो संघ है, संघ न आजादी के पहले इस देश के साथ था, न आजादी के बाद आज देश के साथ है, और संघ एक दिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा न बन जाए, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि संघ द्वारा किए गए कोई भी कार्य देश हित में नहीं होता। क्योंकि इसी सोच को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर बैन लगाने का काम किया था। आज समय समय पर आवाज उठती है। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार, योगी सरकार कहीं मदरसे पर उनके रजिस्ट्रेशन पर सवाल, रिशु जी जवाब दे दें। बिल्कुल सर। लेकिन संघ के रजिस्ट्रेशन पर, संघ के गवाही पर, संघ वर्मा जी, अब इतने सारे आरोप आपने एक साथ लगा दिए हैं, उसका जवाब भी ले लीजिए। देखिए रिशु जी, जहां तक इन्होंने संघ का प्रश्न किया, अभी ये बात करते हैं हिमाचल की, पहुंच जाते हैं गुजरात में, गुजरात से संघ में पहुंच जाते हैं। ये बात वहां की करेंगे नहीं, जहां पे चुनाव हो रहा है वहां की बात नहीं करेंगे। इनकी यात्रा पता नहीं कहां चली जाती है, लेकिन जहां चुनाव होते हैं वहां पे बात नहीं करेंगे। पूरे देश में यात्रा घूम रही है, पूरे देश में। और नहीं, जहां चुनाव है रिशु जी वहां नहीं रहते हैं। ये पता नहीं कहाँ की यात्रा, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं ना क्योंकि आपने कह दिया कि आप जीत रहे हैं। देखिए रिशु जी, जहां तक संघ का सवाल है, ये कहे कि पटेल जी ने बैन नहीं लगाया था। इनको पहले अपना शुद्ध करना चाहिए आंकड़ा। उसपे बैन नेहरू जी ने लगाया था और पटेल जी ने उस बैन को खोला था, पहली बात। दूसरी बात, नेहरू जी ने खुद 1962 में जो हमेशा संघ का बुराई करते थे, 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हुआ तो उन्होंने पुरस्कृत भी किया था और तारीफ भी किया था, जिस प्रकार से संघ ने सैनिकों के लिए कार्य किया था, अपने जान को हथेली पर रख करके सीमा पे जो जवान लड़ रहे थे, जिस हिसाब से उनकी सेवा किया था, तो नेहरू जी ने खुद उनकी तारीफ की थी, गांधी जी ने खुद उनकी तारीफ की थी। तो ये ऐसे संगठन पे ये बार बार प्रश्न उठाते हैं और गलत अंगुली के साथ। चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।